हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर नेहा यादव। आज हम जनरल मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है जीआईटी। ठीक है, तो जीआईटी देखते हैं। ये है डायग्राम। तो सबसे पहले ये है लोअर इसोफेजियस स्फिंक्टर, देन उसके बाद होती है एंट्रम, बॉडी, पाइलोरस, देन एंट्रम, बॉडी, पाइलोरस, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, सॉरी इधर ग्रेटर कर्वेचर है एंड दिस इज लेसर कर्वेचर। क्या होता है, ये स्टार्ट होता है, ये है लोअर इसोफेजियस स्फिंक्टर, देन फंडस, इधर फंडस, बॉडी, पाइलोरस। लोअर इसोफेजियस स्फिंक्टर, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, इधर हमारा ग्रेटर कर्वेचर, इधर लेसर कर्वेचर। ठीक है, ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये हो गया। और हम आगे बढ़ते हैं। फोवियोलर सेल। फोवियोलर सेल की बात करें तो वो सिक्रेट करता है म्यूसिल। जी सेल इन एंट्रम सिक्रेट गैस्ट्रिन। तो अब गैस्ट्राइटिस क्या होता है, गैस्ट्राइटिस की बात करें तो गैस्ट्राइटिस नाम से ही पता चल रहा है, गैस्ट मतलब गैस्ट्रिक रीजन, हमारे स्टमक, आइटिस इन्फ्लेमेशन। तो हमारी जो गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा है उसकी हमारी इन्फ्लेमेशन मतलब गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा डैमेज होता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा वो डैमेज हो रहा है इन्फ्लेमेशन की वजह से। अब वो 2 टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, अब एक्यूट जो है वो होता है, ठीक है, वो बेसिकली मेनली होता है एंसिड्स की वजह से, अल्कोहल, स्ट्रेस और यूरीमिया। ठीक है, और हमारी क्रोनिक की बात करें तो वो होता है मेनली एस्पायरी एसोसिएटेड मेन है। बाकी ये 2 टाइप का होता है, टाइप ए बी। ए ऑटो इम्यून है, ठीक है, टाइप बी हमारी एस्पायरी एसोसिएटेड है। ठीक है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, एकदम कशिंग और कर्लिंग अल्सर में क्या डिफरेंस है। अब कशिंग कर्लिंग अल्सर में जो डिफरेंस है ये है, जो हमारी कशिंग अल्सर होता है, ठीक है, वो हमारी हेड इंजरी की वजह से होता है। ठीक है, सिंगल डीप अल्सर है। ठीक है, और वन थिंग वॉज सीन इन कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। ठीक है, जो कशिंग अल्सर है वो स्टमक की कार्डियक पार्ट में दिखता है। कहाँ पे दिखता है कशिंग अल्सर? स्टमक की कार्डियक पार्ट में। ठीक है, ये स्टमक है, स्टमक के कार्डियक पार्ट में दिखता है कशिंग अल्सर। ठीक है, और कर्लिंग देखें तो वो बर्न पेशेंट में होता है। ठीक है, और पाइलोरिक एंट्रम रीजन में, सॉरी, ये मेनली दिखता है प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम में। बहुत सारे स्मॉल अल्सर होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, स्ट्रेस अल्सर हमारे 2 में डिवाइड होते हैं, कशिंग एंड कर्लिंग। जो कशिंग अल्सर होते हैं ना, ये मेनली हमारी क्या होता है, सिंगल डीप अल्सर होता है, हेड इंजरी में दिखता है और फाउंड इन कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। ठीक है, हेड इंजरी में दिखता है और इन फाउंड इन कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। ठीक है, कहाँ पे फाउंड होता है, तो कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक है उसमें। और कर्लिंग अल्सर ये हमारी फाउंड इन बर्न पेशेंट, फाउंड इन प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम। बहुत सारे स्मॉल अल्सर्स होते हैं। ठीक है, कर्लिंग अल्सर बर्न पेशेंट में फाउंड होता है। ठीक है, और ये फाउंड होती हैं क्या होता है, बहुत सारे स्मॉल अल्सर्स दिखते हैं। ठीक है, हमारी क्या होती है, स्ट्रेस अल्सर, कशिंग एंड कर्लिंग। कशिंग अल्सर हमारी हेड इंजरी में दिखता है, सिंगल डीप अल्सर फाउंड इन कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। ठीक है, फाउंड इन कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। ओके, स्ट्रेस अल्सर डिवाइडेड इनटू कशिंग एंड कर्लिंग अल्सर। कशिंग अल्सर वो हमारी होती है हेड इंजरी की वजह से, कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक में सिंगल डीप अल्सर। कर्लिंग अल्सर जो है बर्न की वजह से हमारे कहाँ पे, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। और हमारी बहुत सारी स्मॉल अल्सर्स होती हैं। और टाइप ए गैस्ट्राइटिस अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमन है, ये ऑटो इम्यून है। मोस्ट कॉमन साइट क्या है, मोस्ट कॉमन साइट है हमारी टाइप ए की, वो है ए है ना, तो बी में बॉडी ऑफ स्टमक में क्या होता है, CD4TH1 हेल्पर एंटीबॉडी, CD4TH1 हेल्पर एंटीबॉडी ये डैमेज करेगी पैराइटल सेल को, तो HCl सिक्रेट नहीं होगा और वाइटामिन इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट नहीं होगा, तो वाइटामिन B12 एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो क्या होगा, एक्लाइहर्डिया हो जाएगा, मतलब HCl की एब्सेंस, वाइटामिन B12 एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ये देखिए,
ठीक है। देन उसके बाद हमारी, तो अब ये HCl कम है तो फिर इसकी वजह से रिफ्लक्स गैस्ट्रिन सेल को स्टिमुलेशन होगा। ठीक है, जी सेल स्टिमुलेट हुआ तो गैस्ट्रिन रिलीज हुआ तो निरेंडक रेनल ट्यूमर हो गया एडिना कार्सिनोमा। ठीक है, अब टाइप बी गैस्ट्राइटिस देखें तो टाइप बी गैस्ट्राइटिस मेनली होती है हमारी कहाँ पे, बी है ना तो वो ए में, तो वो होता है एंट्रम और लेसर कर्वेचर में। टाइप बी गैस्ट्राइटिस होती है एंट्रम और लेसर कर्वेचर में। ठीक है, टाइप बी गैस्ट्राइटिस होती है हमारी एंट्रम में और लेसर कर्वेचर। टाइप बी गैस्ट्राइटिस होती है हमारी एंट्रम में और लेसर कर्वेचर। ठीक है, टाइप बी गैस्ट्राइटिस होती है एंट्रम में और हमारी लेसर कर्वेचर। ठीक है, टाइप बी गैस्ट्राइटिस होती है एंट्रम में और हमारी लेसर कर्वेचर। टाइप बी क्या होती है, एंट्रम एंड लेसर कर्वेचर। बाकी पैथोजेनेसिस अगर हम देखें तो हेलिकोबैक्टर पायलरी एसोसिएटेड है। हेलिकोबैक्टर पायलरी बेसिकली हमारी क्या होता है, स्टमक का पीएच एसिडिक होता है तो ये सर्वाइव कैसे करता है, यूरिएज एंजाइम की वजह से यूरिएज ब्रेक यूरिया इनटू अमोनिया। तो हेलिकोबैक्टर पायलरी के सराउंडिंग ऐसे अल्कलाइन एनवायरनमेंट बन जाता है। ठीक है, और ठीक है, तो ये फिर ये स्टिमुलेट करेगा जी सेल्स ऑफ स्टमक को, ये जाके स्टिमुलेट करेगा जी सेल्स ऑफ स्टमक को। अल्कलाइन एनवायरनमेंट बना जी सेल के अराउंड, ये स्टिमुलेट करेगा जी सेल्स ऑफ स्टमक। किसको स्टिमुलेट करेगा, जी सेल्स ऑफ स्टमक को। ठीक है, जी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा ज़्यादा तो गैस्ट्रिन HCl रिलीज़ होगा, हाइपरक्लोराइडिया हो जाएगा। ठीक है, जी सेल हमारी पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करके ज़्यादा HCl होगा, हाइपरक्लोराइडिया, तो हमारी स्टमक और ड्यूडेनल अल्सर्स होंगे। स्टमक और ड्यूडेनल अल्सर होंगे। कैसे अल्सर्स होंगे, स्टमक और ड्यूडेनम। अब एच पायलरी सिक्रेट हमारी टॉक्सिन्स, हमारी यूरिएज कॉज अल्सर अडेसेंस वैक के साइटोटॉक्सिक टू सेल्स। एच पायलरी कंसीडर एज टाइप 1 कार्सिनोजन हमारी स्टमक के लिए। हमारी अगर हर तरह का तो माल्टोमा नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा टाइप बी हो जाएगा। ठीक है, एच पायलरी हमारी टाइप 1 कार्सिनोजन है। ठीक है, जो क्या होता है हमारी, अगर प्रेजेंट हुआ स्टमक में लंबे वक्त के लिए तो हमारे ट्यूमर्स हो जाएंगे माल्टोमा नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा टाइप बी। ठीक है, एंड एच पायलरी जो होती है ना वो हमारी टाइप 1 कार्सिनोजन है। एच पायलरी जो होती है ना वो क्या होती है, वो हमारा टाइप 1 कार्सिनोजन है। एच पायलरी जो है वो हमारा टाइप 1 कार्सिनोजन है। ठीक है, क्या है हमारा, हेलिकोबैक्टर पायलरी टाइप 1 कार्सिनोजन है। ठीक है, हमारी जो अगर स्टमक में लंबे वक्त के लिए प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो हमारा माल्टोमा नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा टाइप बी हो जाएगा। एच पायलरी टाइप 1 कार्सिनोजन है, जो स्टमक में लंबे वक्त के लिए होगा तो माल्टोमा नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा टाइप बी हो जाएगा। ठीक है, फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की बात करें तो ये बेसिकली स्टमक और ड्यूडेनम को अफेक्ट करता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर बेसिकली स्टमक और ड्यूडेनम को अफेक्ट करता है। ठीक है, मेनली हमारी ड्यूडेनम की फर्स्ट पार्ट में होता है और हमारे स्टमक में पायलरिक एंट्रम रीजन में लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है, पेप्टिक अल्सर जो होता है ना ये बेसिकली कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। ठीक है, पेप्टिक अल्सर कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। पेप्टिक अल्सर कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। ठीक है, पेप्टिक अल्सर कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। स्टमक और ड्यूडेनम अल्सर होते हैं, ड्यूडेनम की हमारी फर्स्ट पार्ट में और स्टमक की पायलरिक एंट्रम में, मतलब लोअर पार्ट में। ठीक है, स्टमक में हमारी पायलरिक एंट्रम में लोअर पार्ट में। ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है ये कॉम्प्लिकेशन है हमारी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। ठीक है, हमारी पेप्टिक अल्सर जो है वो हमारी कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। पेप्टिक अल्सर जो होता है वो कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। ठीक है,
ये अफेक्ट करता है स्टमक ड्यूडेनम अल्सर्स होते हैं, बट प्रेजेंटेशन अलग है। मेनली होता है ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, मेनली होता है ड्यूडेनम की फर्स्ट पार्ट में, और हमारी स्टमक में पायलोरिक एंट्रम में, लोअर पार्ट ऑफ स्टमक में, ठीक है। हमारी पेप्टिक अल्सर कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। किसकी? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। मेनली स्टमक में ड्यूडेनम में होता है, बट प्रेजेंटेशन अलग है। ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में, स्टमक के पायलोरिक एंट्रम में, लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक में, स्टमक के पायलोरिक एंट्रम में, लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक में, ठीक है। पेप्टिक अल्सर कॉम्प्लिकेशन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की इफेक्ट स्टमक ड्यूडेनम में फर्स्ट पार्ट में होता है, स्टमक में पायलोरिक एंट्रम, लोअर पार्ट ऑफ स्टमक में। प्रेजेंटेशन देखना, ड्यूडेनम स्टार्टिंग में ही होता है विदिन 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पायलोरस, और मेल, ठीक है, ड्यूडेनम D1 में होता है, ठीक है, D1 में होता है ड्यूडेनम, और हमारी मोर कॉमन है मेल्स में। ड्यूडेनम अल्सर D1 में होता है और मोर कॉमन है मेल्स में। ड्यूडेनम अल्सर मोर कॉमन है मेल्स में और D1 में होता है। ड्यूडेनम अल्सर D1 में होता है और मोर कॉमन है मेल्स में। क्या है? ड्यूडेनम अल्सर D1 में होता है और मेनली कहाँ होता है? मेल्स में होता है, ठीक है। मेल्स में होता है ड्यूडेनम अल्सर, और हमारी D1 में होता है। और दीज अल्सर जो होते हैं ना, इसका साइज़ लेस होता है 1 सेंटीमीटर से। ड्यूडेनम अल्सर का साइज़ 1 सेंटीमीटर से कम होता है, मेनली बिकॉज ऑफ H पायलरी एसोसिएटेड है 90% से ज़्यादा। तो HCl अल्सर्स ज़्यादा होंगे, HCl ज़्यादा होगा, कैंसर के चांसेस कम होंगे, क्योंकि गैस्ट्रिक लेवल हाई नहीं है, तो ये स्टमक के लोअर पार्ट में प्रेजेंट है। तो हम कोई भी मील खाएंगे तो हमारी पेन से रिलीफ होएगा, क्योंकि एसिड ऊपर यूटिलाइज हो गया फूड के साथ, हमारा जो HCl है वो ड्यूडेनम में नहीं गया, ठीक है, ठीक है। तो हमारी क्या होती है? पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है, ये कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हमारी कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की, ठीक है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ ये कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की, ठीक है। ये अफेक्ट करता है स्टमक ड्यूडेनम, इनमें अल्सर्स होते हैं, और मेनली हमारी होता है ड्यूडेनम की फर्स्ट पार्ट में, स्टमक में पायलोरिक एंट्रम में, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ स्टमक में। अब प्रेजेंटेशन अलग अलग कैसे है, क्या है, ये पढ़ते हैं। पेप्टिक अल्सर बेसिकली कॉम्प्लिकेशन किसकी है? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। स्टमक में ये होता है पायलोरिक एंट्रम में, ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, विदिन 3 सेंटीमीटर ऑफ पायलोरस, और अल्सर का 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है, ठीक है। और मेनली होता है H पायलोरी एसोसिएशन है, और ड्यूडेनम अल्सर मेल्स में ज़्यादा होते हैं, और हमारी H पायलोरी की वजह से होता है, ठीक है। ड्यूडेनम अल्सर मेल्स में ज़्यादा होता है, और हमारी H पायलोरी एसोसिएशन है, तो 90% से ज़्यादा तो हमारी HCl प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ड्यूडेनम मेल्स में ज़्यादा अल्सर होता है, ड्यूडेनम अल्सर मेल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। ड्यूडेनम अल्सर मेल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसका अल्सर का साइज 1 सेंटीमीटर से छोटा है, ठीक है, D1 पार्ट में है, मेनली H पायलोरी एसोसिएशन है, मेनली H पायलोरी एसोसिएशन है, तो HCl ज़्यादा है, और हमारी वो कम है, मतलब गैस्ट्रिन लेवल, कैंसर के चांसेस, क्योंकि ये हमारी लोअर पार्ट ऑफ हमारी स्टमक में है। तो जब भी हम कोई खाना खाएंगे ना, तो वो हमारा एसिड खाने में ही यूटिलाइज होएगा, वो नीचे नहीं जाएगा, तो हमें पेन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे क्या है, पेन कम होता है, रिलीज हो जाता है जब हम फूड लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, खाना खाते हैं, ठीक है। बट आफ्टर फूड के 2-3 घंटे बाद इंटेंस पेन होता है, ठीक है, बट इंटेंस पेन होता है आफ्टर 2 to 3 आवर्स, ठीक है, आफ्टर 2 to 3 आवर्स इंटेंस पेन होता है। क्या? 2-3 घंटे बाद अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, वैसे पेन नहीं हो रहा है, बट 2-3 आवर्स बाद अगर हम देखें तो इंटेंस पेन होता है, बहुत पेन होता है, क्योंकि पेन रिलीफ हो जाता है खाना खाने से, ठीक
ठीक है। 2-3 घंटे बाद बहुत एक्सट्रीम पेन होगा, समझ और समझिए इस चीज़ को, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा पेन होगा हमारी 2-3 घंटे बाद। हमारी ड्यूडेनल अल्सर में पेन हमारा रिलीफ हो जाता है जब हम खाना खाते हैं, तो पर्सन को हैबिट हो जाती है ऑफ ईटिंग फूड, तो वो ओबेस हो जाता है। और वहीं गैस्ट्रिक अल्सर की बात करें तो ये पाइलोरिक एंड्रम लेसर कर्वेचर में होता है। पाइलोरिक एंड्रम लेसर कर्वेचर में होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एसोसिएशन नहीं है तो गैस्ट्रिन ज़्यादा है, कैंसर का चांसेस होता है, एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। हाई चांसेस ऑफ कैंसर इज सीन इन टाइप 1 गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक वैरायटी, ठीक है। हाई चांसेस ऑफ कैंसर इज सीन इन टाइप 1 गैस्ट्राइटिस। ठीक है, हमारी अगर हम देखें हाई चांसेस किस चीज़ की, कैंसर दिखती है टाइप 1 गैस्ट्राइटिस में, और ये गैस्ट्रिक वैरायटी, ठीक है। हाई चांस ऑफ कैंसर दिखता है टाइप 1 गैस्ट्राइटिस में और पेप्टिक अल्सर की गैस्ट्रिक वैरायटी में। पेन इसमें होता है खाते ही फूड में, हम जब खाना खाते हैं तो, क्योंकि अल्सर स्टमक में है, और पेन रिलीफ हो जाता है जब पेशेंट वॉमिट करता है, ठीक है। अब क्या है, तो अभी कॉम्प्लिकेशन है परफोरेशन और ब्लीडिंग। परफोरेशन जो है मेनली वो स्टमक अल्सर्स में होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में। परफोरेशन मेनली गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में होती है। परफोरेशन मेनली किस में होती है, गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में। किस में परफोरेशन होती है, मेनली गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में। परफोरेशन होती है गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में, और ब्लीडिंग होती है ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में। परफोरेशन तो हमारी गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में, और हमारी ब्लीडिंग ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो होती है, और लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक आर्टरी हमारी क्या है, देखिए परफोरेशन गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में होगा, और ब्लीडिंग ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर में, ठीक है। और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ड्यूडेनम में ब्लीडिंग की वजह से, और लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक आर्टरी गैस्ट्रिक में स्टमक में ब्लीडिंग की वजह से। एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी किसी भी इंटरनल ऑर्गन्स में तो डेथ हो जाएगी, ठीक है। अल्सर पंच्ड आउट है, होता है हमारी, तो पेप्टिक अल्सर में अल्सर पंच्ड आउट है विद ओवर हैंगिंग म्यूकोसा, ठीक है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में अल्सर पंच्ड आउट है, ठीक है, विद हमारी कैसी है, अल्सर पंच्ड आउट है, ओके, विद ओवर हैंगिंग म्यूकोसा, ठीक है। इसको हम कहते हैं रूगे फोर्स, ठीक है। हमारी क्या है, हमारी अल्सर पंच्ड आउट है, ठीक है। हमारी विद ओवर हैंगिंग म्यूकोसा नोन एज रूगे फोर्स, ठीक है। अल्सर जो है वो होते हैं पंच्ड आउट, हमारी क्या है, अल्सर जो है पेप्टिक अल्सर में पंच्ड आउट है विद रूगे फोर्म, ठीक है, और म्यूकोसा। Zollinger-Ellison syndrome is a refractory condition related to gastritis. Zollinger-Ellison syndrome is a refractory condition which is related to gastritis. Zollinger-Ellison syndrome is a refractory condition related to gastritis. Zollinger-Ellison syndrome एक रिफ्रैक्टरी कंडीशन है, ठीक है। कैसी कंडीशन है, रिफ्रैक्टरी एंड रिलेटेड टू गैस्ट्राइटिस, ठीक है। और अगर हम बात करें ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम में ट्राइड होता है, एक तो सीवियर पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ठीक है, दूसरा हमारा गैस्ट्रिक एसिड हाइपर सिक्रेशन और न्यूरो एंडोक्राइनल ट्यूमर, ठीक है। ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम में ट्राइड है, एक तो गैस्ट्रिक एसिड हाइपर सिक्रेशन, सीवियर पेप्टिक अल्सर और न्यूरो एंडोक्राइनल ट्यूमर। क्या है, सीवियर पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक एसिड हाइपर सिक्रेशन और न्यूरो एंडोक्राइनल ट्यूमर, क्या है, हमारी ट्राइड होता है, ठीक है। हमारी ट्राइड है हमारी ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम में सीवियर पेप्टिक अल्सर,
gastric acid hypersecretion, neuroendocrine tumor. Severe peptic ulcer, gastric acid hypersecretion, neuroendocrine tumor. ट्रायड होता है हमारी ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में गैस्ट्रिक एसिड हाइपरसिक्रेशन, न्यूरोएंडोक्राइनल ट्यूमर और सीवियर पेप्टिक अल्सर. क्या है? सीवियर पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक एसिड हाइपरसिक्रेशन और न्यूरोएंडोक्राइनल ट्यूमर. अब गैस्ट्रिक एसिड हाइपरसिक्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि गैस्ट्रिन लेवल ज़्यादा है. ठीक है, गैस्ट्रिन लेवल ज़्यादा है. गैस्ट्रिन लेवल 10 to 1000 फोल्ड हाई है. ठीक है, तो बॉडी हमारी मैक्सिमम HCl सिक्रेट करेगी, हाई और मैक्सिमम HCl सिक्रेट करेगी. ठीक है, ठीक है. हमारा क्या है? 3 चीज़ें हैं हमारी बेसिकली ट्रायड. अगर हम देखें ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो रिलेटेड है हमारी किससे? गैस्ट्राइटिस से. ठीक है, ट्रायड होता है इसमें सीवियर पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक एसिड हाइपरसिक्रेशन, न्यूरोएंडोक्राइनल ट्यूमर. ठीक है, ट्रायड है. हमारी सीवियर पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक एसिड हाइपरसिक्रेशन और न्यूरोएंडोक्राइनल ट्यूमर. सीवियर पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक एसिड हाइपरसिक्रेशन और न्यूरोएंडोक्राइनल ट्यूमर. क्या होता है? हमारी ये ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक रिफ्रैक्टरी कंडीशन है रिलेटेड टू गैस्ट्राइटिस. में ट्रायड दिखता है कि गैस्ट्रिक एसिड हाइपरसिक्रेशन, दूसरा न्यूरोएंडोक्राइनल ट्यूमर और सीवियर पेप्टिक अल्सर. सीवियर पेप्टिक अल्सर, सीवियर पेप्टिक अल्सर, सीवियर पेप्टिक अल्सर, सीवियर पेप्टिक अल्सर, सीवियर पेप्टिक अल्सर. ठीक है, तो ट्रायड दिखता है हमारी गैस्ट्रिक एसिड हाइपरसिक्रेशन, न्यूरोएंडोक्राइनल ट्यूमर, न्यूरोएंडोक्राइनल ट्यूमर और सीवियर पेप्टिक अल्सर. सीवियर पेप्टिक अल्सर, सीवियर पेप्टिक अल्सर. हाइपरसिक्रेशन क्यों हो रहा है एसिड का? क्योंकि गैस्ट्रिन लेवल ज़्यादा है. ठीक है, और कितना ज़्यादा है? गैस्ट्रिन लेवल 10 to 1000 टाइम्स हाई है. ठीक है, गैस्ट्रिन लेवल 10 to 1000 टाइम्स हाई है. ठीक है, गैस्ट्रिन लेवल हमारी 10 to 1000 टाइम्स हाई है. गैस्ट्रिन लेवल हमारी 10 to 1000 टाइम हाई है. गैस्ट्रिन लेवल जो है वो 10 to 1000 टाइम हाई है. ठीक है, गैस्ट्रिन लेवल हमारी 10 to 1000 टाइम्स हाई है. कितना? 10 to 1000 टाइम्स हाई है. आगे समझ में कि हमारी ट्रायड है सीवियर पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक एसिड हाइपरसिक्रेशन, न्यूरोएंडोक्राइनल ट्यूमर. गैस्ट्रिन एसिड सिक्रेशन 10 to 1000 टाइम हाई है. बॉडी में इससे ज़्यादा सिक्रेट होता है और ये इन्वॉल्व करता है मेनली D2 ऑफ डोडेनम. पर बेसिकली ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है. D1 D2 को सेपरेट कर रहा है, D2 D3 को. हेड बॉडी पेनक्रिया, हेड बॉडी टेल, पेनक्रियास का हेड बॉडी टेल, हेड बॉडी टेल इसको सेपरेट कर रहा है. ठीक है, ठीक है. मोस्ट स्पेसिफिक D2 है. HCl सिक्रेशन हाई है, इतनी कि कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है और डायरिया कर देती है. HCl सिक्रेशन इतनी हाई है कि कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है और डायरिया कर देती है. ठीक है, HCl सिक्रेशन जो होती है ना वो इतनी ज़्यादा है कि कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डायरिया कर देती है. ओके, HCl सिक्रेशन हमारी इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और डायरिया होती है. ठीक है, इससे सिक्रेशन हमारी इतनी ज़्यादा होती है कि नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और डायरिया कर दिया. ये डैमेज पेनक्रिएटिक लाइपेज हो गया ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डायरिया कर दिया. और क्या होता है? इस डैमेज पेनक्रिएटिक लाइपेज कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ बाइल एसिड्स. ठीक है, क्या होता है कि हमारी ये हमारी डैमेज करेगा ये एसिड पेनक्रिएटिक लाइपेज और कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ बाइल एसिड. इट डैमेज पेनक्रिएटिक लाइपेज एंड कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ बाइल एसिड.
इज डैमेज पैनक्रिएटिक लाइपेज एंड कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ बाइल एसिड्स। इट डैमेज हमारी पैनक्रिएटिक लाइपेज एंड कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ बाइल एसिड। ठीक है, इट डैमेज पैनक्रिएटिक लाइपेज एंड कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ बाइल एसिड्स। ठीक है, इट डैमेज पैनक्रिएटिक लाइपेज एंड कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ बाइल एसिड्स। Okay, and damage pancreatic lipase and cause precipitation of bile acids. Damage pancreatic lipase and cause precipitation of bile acids. क्या होता है, ये डैमेज करता है पैनक्रिएटिक लाइपेज को और कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ बाइल एसिड। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एसोसिएटेड है हमारी इस चीज़ से, क्या कहते हैं हम इसको, ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एसोसिएटेड है, वो है मेंटो सिंड्रोम। और डैमेज पैनक्रिएटिक लाइपेज एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ बाइल एसिड। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जो एसोसिएटेड है हमारी ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम से, वो है मैन 1 सिंड्रोम। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एसोसिएटेड है जो होती हैं किससे, हमारी एसोसिएटेड ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम से, वो है मैन 1 सिंड्रोम। हमारी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है जो एसोसिएटेड है ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम से, वो होती है मैन 1 सिंड्रोम। ठीक है, ठीक है, सिंपल है कि ये हमारा जो है ना सिंड्रोम में डैमेज पैनक्रिएटिक लाइपेज और कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ बाइल एसिड ट्यूमर एसोसिएटेड है न्यूरोएंडोक्राइनल, एक जो है हमारी मैन 1 सिंड्रोम। क्या है, एक ट्यूमर एसोसिएटेड है हमारी इस कंडीशन से ज़ोलिंगर-एलिसन, उसको हम कहते हैं मैन 1 सिंड्रोम। ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम से एक ट्यूमर एसोसिएटेड है, उसको हम कहते हैं मैन 1 सिंड्रोम। ठीक है, ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम से एक ट्यूमर एसोसिएटेड है